नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार फिर से आपके सामने टॉपिक राष्ट्रपति को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राष्ट्रपति का क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ। इस टॉपिक के संबंध में हमने थोड़ी सी चर्चा शुरुआत की थी और शुरुआत के अंदर आपको याद होगा कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियाँ जो हैं उनके संदर्भ में मैं आप लोगों से बात कर रहा था और विधायी शक्तियों के संबंध में मैंने कुछ बेसिक बात, बहुत सिंपल सी बात आपको बताई थी, बहुत छोटी सी बात बताई थी कि विधान बनाने वाली संस्था हमारे यहाँ कौन होती है? संसद होती है, पार्लियामेंट होती है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में कानून बनाने वाली या विधान या नीतियाँ बनाने वाली संस्था कौन है? संसद है। संसद जो है, संसद के 3 अंग होते हैं, 2 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा 2 सदन होते हैं और वहीं राष्ट्रपति जो है क्या है? ये राष्ट्रपति पद जो है, राष्ट्रपति इसका एक अंग होता है। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्राध्यक्ष होता है, हमारे यहाँ पर गणतंत्र का प्रतीक होता है। अतः शासन व्यवस्था की तीनों शाखाओं का सर्वोच्च पदाधिकारी जो है, शासन व्यवस्था की तीनों शाखाएं, विधायी शाखा, कार्यपालिका शाखा और न्यायपालिका शाखा, इन तीनों शाखाओं की शक्तियाँ अंतिम रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अतः चाहे कार्यपालिका हो तो भी वहाँ राष्ट्रपति साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो संसद हो, विधायिका हो तो भी राष्ट्रपति वहाँ जुड़ा हुआ है, और न्यायपालिका है तो न्यायपालिका के संबंध में भी राष्ट्रपति सर्वोच्च लेवल पर जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति हमारे देश में सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, देश की शासन व्यवस्था का हेड होता है, हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। दोस्तों, देश में शासन चलाने के लिए नीति बनाने वाली संस्था संसद है और संसद का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में दे रखा है। आर्टिकल 79 कहता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मैंने लास्ट क्लास में बताया कि लोकसभा, राज्यसभा से अगर कोई विधेयक, कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो अधिनियम या कानून बनता है, और उससे पहले जब तक कि राष्ट्रपति उस पर साइन ना करे तब तक वो बिल कहलाता है, विधेयक कहलाता है। दोस्तों, यहाँ तक की बातें हमने पिछली क्लास में की थी। आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पास में विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, जो बात आप लोगों को मैंने छोड़ी थी कि मैंने कहा कि कोई भी प्रस्ताव, कोई कानून बनाना है तो कानून बनाने के संबंध में प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में, किसी भी सदन में पहले लाइए, और जो प्रोसीजर उसमें पास करने का है, जो संसद जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं प्रोसीजर वगैरह बताऊंगा कि कैसे विधेयक पारित होता है, वो सारी कहानी हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी सदन में कोई प्रस्ताव आता है तो जिस भी सदन में, माना कि वो लोकसभा में आया तो राज्यसभा में जाएगा पारित होने के लिए, और राज्यसभा में आया तो राज्यसभा से पारित होकर वो लोकसभा में जाएगा। दोनों सदनों से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के पास जब कोई प्रस्ताव जाता है तो राष्ट्रपति के पास में जब प्रस्ताव जाता है, बिल जाता है, तो राष्ट्रपति के पास में निम्न शक्तियाँ होती हैं। पहली शक्ति तो ये होती है कि राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान कर दे। राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान कर दे। पहला ऑप्शन तो ये होता है, कोई भी बिल है, बिल लोकसभा, राज्यसभा से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान कर दे। दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति को रोक ले। स्वीकृति को रोक ले। हमारे यहाँ ये शब्द डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा हुआ संविधान में कि वो अनुमति नहीं देता है, उसके बजाय शब्द का उपयोग किया गया स्वीकृति को रोक लेना। स्वीकृति को रोक लेना मतलब वो अनुमति नहीं देना, उसे मना कर देना, उसे रोक देना, उस विधेयक पर मंजूरी देने से रोक देना। मतलब ये है कि अस्वीकृति नहीं दे रहा है वो, लेकिन उसको स्वीकृति देने से वो मना कर देता है, मतलब उसको अपने पास ही रोक लेता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि वह पुनर्विचार के लिए लौटा दे। पुनर्विचार के लिए
संसद को लौटा दें। और एक चौथा ऑप्शन होता है दोस्तों, वह ये होता है कि उस पर निर्णय ही नहीं ले, उस विधेयक पर निर्णय नहीं लेना। दोस्तों ये 4 प्रकार की पावर होती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास ये 4 ऑप्शन होते हैं। जब लोकसभा से, राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होकर के जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास में 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान कर दे। स्वीकार कर लिया, स्वीकृति प्रदान करते ही वो विधेयक जो है एक्ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? वो विधेयक एक्ट में बदल जाएगा, एक्ट में बदल जाएगा। स्वीकृति को रोक लेना, स्वीकृति नहीं देना, स्वीकृति को पेंडिंग रखना, स्वीकृति को रोक लेना, इसका मतलब है कि उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे अस्वीकार कर दिया। तो स्वीकृति को रोक लेने का मतलब है कि वो कानून नहीं बनेगा, वो बिल ही बन करके रह जाएगा, वो एक्ट की स्थिति में नहीं आएगा। तीसरी बात आती है पुनर्विचार के लिए लौटा देना। मतलब राष्ट्रपति को लगता है कि ठीक है विधेयक जो भी है, लेकिन उसको ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए, कुछ सुधार होने चाहिए, कुछ और वो सुझावों के साथ में वापस पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है। लोकसभा, राज्यसभा जब इसको वापस से सामान्य बहुमत से पारित कर देती है, सामान्य बहुमत से पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उसे साइन करने ही पड़ते हैं पुनर्विचार के लिए लौटा करके। अगर वो सामान्य बहुमत से दोबारा पारित कर दी जाती है तो वो फिर से एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। और सबसे लास्ट बात है निर्णय नहीं लेना। ना तो उसे स्वीकार करना, ना ही उसे अस्वीकार करना, बल्कि उस पर निर्णय नहीं ले देना, निर्णय को पेंडिंग पटक देना कि इस पर बाद में निर्णय लूँगा, अभी मैं इस पर कोई निर्णय ही नहीं ले रहा हूँ। ये स्थिति भी होती है और ऐसी स्थिति में भी वो कानून नहीं बनता है, बिल ही बना रहता है, एक्ट की स्थिति में नहीं आता है। यहाँ पर कंडीशनली एक्ट की स्थिति में आता है, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है और साधारण बहुमत से भी वो पारित कर दिया जाता है, तो वो किस में बन जाता है? एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो पुनर्विचार के लिए लौटाने पर वापस पारित होकर नहीं आता है तो भी वो बिल की स्थिति में रह जाएगा। लेकिन निर्णय नहीं लेने की स्थिति में वो क्या रहेगा? बिल यानी विधेयक की स्थिति में ही रहता है। दोस्तों ये चारों कंडीशंस में राष्ट्रपति के सामने, भारत के राष्ट्रपति के पास में वीटो पावर निकल के आती है। कौन सी पावर आती है? वीटो पावर निकल के आती है। दोस्तों वीटो पावर, वीटो शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है रोकना। वीटो करने का मतलब होता है रोकना, किसी विधेयक को कानून बनने से रोकना। किसी विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमको वीटो पावर समझनी है। वीटो पावर संबंधी बातें हमारे संविधान में क्या उल्लेख है या नहीं है? पहली बात तो स्पष्ट रूप से संविधान में कहीं भी वीटो पावर्स का उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से वीटो पावर का उल्लेख नहीं है। लेकिन आर्टिकल 111 राष्ट्रपति का विभिन्न विधेयकों पर जो अनुमति देने नहीं देने की बात है, स्वीकार करना, अस्वीकार करना, इनके संबंध में जो प्रोविजन, जो 4 कंडीशन जो दी गई हैं, इन 4 कंडीशंस का उल्लेख आर्टिकल 111 में है। आर्टिकल 111 में है। तो राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है, स्वीकृति रोकता है, पुनर्विचार के लिए लौटाता है, निर्णय नहीं लेता है। ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं आर्टिकल 111 के अंदर इनडायरेक्ट रूप से निहित हैं। अतः ऐसी स्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास में वीटो पावर इनडायरेक्ट रूप से मौजूद होती हैं। अब हम ये जाने कि वीटो पावर कौन कौन सी होती है और भारत के राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी वीटो पावर हैं। दोस्तों अगर मैं वीटो पावर की बात करूं तो वीटो पावर, नेक्स्ट पेज पर हम इसको ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि वीटो जनरली 4-5 प्रकार के होते हैं। वीटो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4-5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, सबसे पहला एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो जिसको हम कहते हैं अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा होता है
विशेषीकृत वीटो, जिसको हम क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। तीसरा होता है निलंबनकारी वीटो, जिसको हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। और लास्ट होता है पॉकेट वीटो, जिसको हम जेबी वीटो भी कहते हैं, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। दोस्तों, ये 4 प्रकार की वीटो पाए जाते हैं। इन वीटोज के आधार पे हम लोग ये देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से वीटो हैं। अत्यंतिक वीटो का मतलब क्या होता है दोस्तों? अत्यंतिक वीटो का मतलब है यहाँ ये वाली स्थिति है। सबसे पहले तो मैं वीटो पावर को बताने से पहले एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ साथियों, कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति अधिकांश वीटो पावर जो होती है उसके सामने परिस्थिति जन्य होती हैं। कैसी होती हैं? परिस्थिति जन्य वीटो पावर होती हैं। जनरली किसी विधेयक के संबंध में जो वो निर्णय लेता है कि किसको साइन करना, किसको साइन नहीं करना, ये सब कुछ डिपेंड करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किस पर डिपेंड करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर डिपेंड करता है। तो कुछ मंत्रिपरिषद की सलाह पे भी वीटो पावर डिपेंड करती है और कुछ परिस्थिति जन्य स्थितियों में वो स्वविवेक के आधार पे भी वीटो पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। चूँकि स्पष्ट रूप से स्वविवेक का उल्लेख नहीं है, लेकिन परिस्थिति जन्य स्थितियों में ही वो अपने स्वविवेकीय वीटो पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए कैसे करता है, सुनिए। स्वीकृति प्रदान करने देता है, मतलब किसी लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ कोई विधेयक है, उस विधेयक को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो स्वीकृति दे दी, इसका मतलब है कि वो एक्ट बन गया। जनरली ऐसा कब होता है? जब सरकारी विधेयक आते हैं। क्या आते हैं? सरकारी विधेयक आते हैं। तो सरकार ने जब कोई विधेयक पेश किया, सरकार ने लोकसभा राज्यसभा में उसे पारित करवा दिया, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति को सरकार यानी मंत्रिपरिषद जो है सलाह देती है कि इसे स्वीकार कर लिया जाए। तो राष्ट्रपति जो है अपने स्वेच्छा से, स्वविवेक से यहाँ डिसीजन नहीं लेता, राष्ट्रपति उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही स्वीकार करता है और स्वीकार कर लेता है तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका ये। दूसरी बात ये आती है कि फिर सर ऐसा कौन सा विधेयक है जिसके पर वो स्वीकृति रोक लेता हो? यानी स्वीकृति रोक लेना, किसी विधेयक को मंजूरी ना देना, स्वीकृति ना देना, मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से उसको अस्वीकृत कर देना। तो अस्वीकृत कैसे करता है? जब आप कह रहे हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही विधेयकों को अनुमति देता है या नहीं देता, तो फिर आप बताइए कि लोकसभा राज्यसभा में जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो सरकार द्वारा पेश किए जाते हैं, तो सभी को स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए। स्वीकृति रोक कैसे पाता है? दोस्तों, ये स्वीकृति रोकने संबंधी जो अवधारणा है, ये स्वीकृति को रोकने संबंधी अवधारणा गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में है। किसके संबंध में है? गैर सरकारी विधेयक के संबंध में है। गैर सरकारी विधेयक कौन से होते हैं दोस्तों? गैर सरकारी विधेयक वे होते हैं जो सरकार के मंत्रियों के अलावा अन्य किसी सदस्य ने, संसद के किसी सदस्य ने पेश किया है। जैसे लोकसभा में चाहे बीजेपी की सरकार केंद्र में है, लेकिन बीजेपी के किसी सांसद ने विधेयक पेश किया है लेकिन किसी मंत्री ने पेश नहीं किया है, जो सरकार में शामिल मंत्री है उसने पेश नहीं किया है। मतलब सरकार की मंत्रिपरिषद में शामिल पदाधिकारियों के अलावा अन्य किसी सांसद के द्वारा, चाहे वो पार्टी का हो, सत्ताधारी पार्टी का हो, चाहे वो विपक्षी पार्टियों का हो, किसी ने भी वो पेश किया है, तो ऐसे विधेयक को हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो गैर सरकारी विधेयक जो है वो गैर सरकारी विधेयक पेश किया गया, लोकसभा राज्यसभा ने दोनों ने पारित कर दिया। जब वो राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति तब इस पर मंत्रिपरिषद की सलाह मांगता है,
तो मंत्रिपरिषद इसे अस्वीकार करने की या स्वीकृति रोक लेने की सलाह देती है, तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार कर देता है या उस पर स्वीकृति रोक लेता है। तब ऐसी स्थिति में एब्सोल्यूट वीटो की पावर लागू हो जाती है। इसी को हम कहते हैं आत्यंतिक वीटो, मतलब जो विधेयक है अब उस पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया क्योंकि राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार नहीं किया है। तो आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो की पावर जो मैंने अभी पहले वाली बताई थी, जो फर्स्ट नंबर की आत्यंतिक वीटो की पावर है, ये पावर जो है दोस्तों, ये गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में ही लागू होती है, अन्य विधेयकों के संबंध में लागू नहीं होती है। दूसरी जगह एक और संभावना बनती है जब एक कंडीशनल स्थिति बनती है। कंडीशनल स्थिति सरकारी विधेयकों के संबंध में कंडीशनल स्थिति बनती है। सरकारी विधेयक का मतलब हुआ कि लोकसभा राज्यसभा में सरकार के किसी मंत्री द्वारा या पदाधिकारी द्वारा विधेयक पेश किया गया। सरकारी विधेयक के संबंध में जब ये पेश किया गया, लोकसभा ने राज्यसभा ने दोनों ने पारित कर दिया, उसके बाद में जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, किसके पास जाता है मंजूरी के लिए? राष्ट्रपति के पास जाता है। जब कोई सरकारी विधेयक पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है और उसी दौरान जब राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने वाला होता है, दी नहीं है, उससे पहले ही जो वर्तमान सरकार थी, वर्तमान मंत्रिपरिषद थी जिसने कि ये विधेयक पेश किया था, वो सरकार बदल जाती है और राष्ट्रपति के पास विधेयक पेंडिंग है और सरकार बदल जाती है और नई सरकार, नई मंत्रिपरिषद आती है और नई मंत्रिपरिषद फिर राष्ट्रपति को उस विधेयक को, जो पहले वाला सरकारी विधेयक था, उसको स्वीकार नहीं करने की सिफारिश देती है। तब राष्ट्रपति उसे रोक सकता है। यानी सरकारी विधेयक को भी कोई नई सरकार आकर के, अगर पूर्ववर्ती सरकार के सरकारी विधेयक को कोई नई सरकार आकर के राष्ट्रपति को मना करती है कि इसे स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए, तब राष्ट्रपति उसे सरकारी विधेयक के संबंध में भी एब्सोल्यूट वीटो की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब आत्यंतिक वीटो की पावर को वो यहाँ पर लागू कर सकता है। तो जनरली तो गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में आत्यंतिक वीटो लागू होता है। दूसरा, सरकारी विधेयकों के संदर्भ में परिस्थिति जन्य स्थितियों में लागू होता है, वो भी सरकार की सलाह पे ही किया जाता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही किया जाता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वीटो की जो पावर है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे लागू होती है, ना कि राष्ट्रपति के स्वविवेक पे लागू होती है। दोस्तों, एक और स्थिति हो सकती है जब राज्यों का कोई विधेयक आए, जब राज्यों से संबंधित विधेयक राज्यों से संबंधी विधेयक का मतलब क्या हुआ? राज्यों से संबंधी विधेयक का मतलब है कि जब राज्यों में, सुनिएगा, जब राज्य की विधानमंडल ने, राज्य की विधानसभा ने किसी विधेयक को पारित किया और आपको पता है आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है और 201 के तहत उसे राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज सकता है। तो 201 के तहत, आर्टिकल 201 के तहत राज्यों से संबंधित विधेयक को राज्यपाल ने राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। अगर वो धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। अगर वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, उसे स्वीकार नहीं करता है और केंद्र सरकार उसे सलाह दे देती है राष्ट्रपति को कि इस राज्यों से संबंधित विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए, अस्वीकृत कर दिया जाए, तब भी राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर देता है। मतलब ये है कि राज्यों के विधेयक के संबंध में भी राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट वीटो की पावर प्राप्त होती है। तो 3 कंडीशन हो गई, एक गैर सरकारी विधेयक के संबंध में, दूसरा सरकारी विधेयक के संदर्भ में जब सरकार बदल जाए और सरकार उसको सिफारिश करे कि पहले वाले सरकारी विधेयक को स्वीकृति नहीं दी जाए, और तीसरा राज्यों से संबंधित विधेयक जब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाए। उन तीनों स्थिति में एब्सोल्यूट वीटो की पावर लागू की जा सकती है। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति के पास में एब्सोल्यूट वीटो की पावर मौजूद होती है, एब्सोल्यूट वीटो पावर पाई जाती है। तो हमारे राष्ट्रपति के बाद भारत के राष्ट्रपति के पास में
परिस्थिति जन्य स्थितियों में अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो की पावर पाई जाती है। ये 3 स्थितियां मैंने एब्सोल्यूट वीटो के संदर्भ में आपको बताई हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एब्सोल्यूट वीटो वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों एब्सोल्यूट वीटो, ये अत्यंतिक वीटो की पावर 1954 में 1954 में पेप्सू विधेयक के संबंध में, किसके संदर्भ में? पेप्सू विनियोग विधेयक, पेप्सू विनियोग विधेयक के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसको लागू किया गया था। एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया था 1954 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार इसका प्रयोग किया था पेप्सू विनियोग विधेयक के संबंध में, 1954 में किया था। तो मैं समझता हूं कि आपको एब्सोल्यूट वीटो की पावर समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कौन सा विशेषीकृत या क्वालिफाइड वीटो क्या होता है। दोस्तों क्वालिफाइड वीटो का मतलब होता है कि लोकसभा या राज्यसभा में जिस भी सदन में विधेयक आया, उस सदन में विधेयक को पेश किया और पेश करने के पश्चात वो दूसरे सदन में गया। माने लोकसभा में पहले आया तो राज्यसभा में, राज्यसभा में आए तो पहले, फिर बाद में लोकसभा में। यहाँ दोनों से वो पारित हो गया। पारित होने के पश्चात जब वो राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें किन्हीं प्रावधानों पर पुनर्विचार होना चाहिए, किन्हीं प्रावधानों पर उसमें चेंज होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसे संसद को वापस पुनर्विचार के लिए लौटा दे, दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। और संसद उसे अगर संशोधन जो राष्ट्रपति ने चाहे तो उन पर पुनर्विचार करके संशोधन भी कर सकती है, और संशोधन नहीं भी करे उसी स्वरूप में दोबारा अगर उसको विशेष बहुमत से पारित कर दे। किससे? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ? लोकसभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 और कुल सदस्यों का 50% से एक ज़्यादा से पास हो जाए। फिर राज्यसभा में भी विशेष बहुमत से, मतलब उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और जो टोटल सदस्य संख्या उसका 50% से एक ज़्यादा से अगर ये दोबारा से पारित कर दिया जाता विशेष बहुमत से, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। राष्ट्रपति को उसे मंजूरी देनी पड़ेगी, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब राष्ट्रपति ने जो कुछ समय के लिए पुनर्विचार के लिए जब लौटा था तो अनुमति को रोक लिया, वीटो कर दिया, राष्ट्रपति ने वीटो कर दिया। इस वीटो को संसद द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से ओवरराइड कर लिया, ओवर रूल कर दिया। मतलब ये हुआ कि इस वीटो को जो है राष्ट्रपति के वीटो को यहाँ हटा दिया। किसके माध्यम से? विशेष बहुमत के माध्यम से। तो राष्ट्रपति को उस पर मंजूरी देनी ही पड़ेगी, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये बिल जो है क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, एक्ट अधिनियम बन जाएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा जब पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए तो राष्ट्रपति के ऐसे वीटो को विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा ओवर रूल कर दिया जाए, उसको नल एंड हटा दिया जाए, नल एंड वॉइड कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो वीटो होता है, ऐसे वीटो को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे वीटो को हम कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। क्या कहते हैं? क्वालिफाइड वीटो, विशेषीकृत वीटो। दोस्तों ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये क्वालिफाइड वीटो की शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास पाई जाती हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति की विशेषता है। दोस्तों भारत के संबंध में कौन सी वीटो पावर है? निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। दोस्तों सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे और लोकसभा और राज्यसभा उस विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधनों के, जैसा राष्ट्रपति चाहता है उन सिफारिशों को मानते हुए भी लौटा सकती है और बिना माने हुए भी लौटा सकती है। लोकसभा और राज्यसभा जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए जो विचार हैं, सुझाव हैं, उनको मान भी सकती है, ना भी माने, और पुनः उनको साधारण बहुमत से, क्वालिफाइड में अंतर ये था, वहाँ विशेष बहुमत से पारित करना था, यहाँ पर साधारण बहुमत से। मतलब ये हुआ कि लोकसभा उपस्थित सदस्यों के 50% से एक ज़्यादा, राज्यसभा भी उपस्थित सदस्यों के 50% से एक ज़्यादा से अगर उसे पारित कर देती है तो वो फिर से दोबारा कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और अब राष्ट्रपति के पास में उसे स्वीकृति देने के अलावा और कोई चारा नहीं है, उसे साइन करना ही पड़ेगा। ऐसे विधेयक को
वो साइन करेगा ही। तो यहाँ राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की वीटो पावर को साधारण मेजोरिटी से, संसद के साधारण बहुमत से ही ओवर रूल किया जा सकता है, ओवरराइड किया जा सकता है, नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। तो ऐसी वीटो पावर को हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। क्या कहते हैं दोस्तों? सस्पेंसिव वीटो पावर कहते हैं, निलंबनकारी वीटो पावर कहते हैं। दोस्तों भारत में निलंबनकारी वीटो पावर पाई जाती है, सस्पेंसिव वीटो पावर पाई जाती है। मतलब राष्ट्रपति के बहुमत को, राष्ट्रपति के वीटो को संसद के साधारण बहुमत से ही ओवर रूल किया जा सकता है। दोस्तों पुनर्विचार संबंधी जो लौटाने की बात है, उसको ओवरराइड करने की बात है, उसमें अगर विशेष बहुमत से तो क्वालिफाइड वीटो होगा वो, और अगर वो साधारण बहुमत से होता है तो फिर वो निलंबनकारी वीटो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि निलंबनकारी वीटो इसको इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि निलंबनकारी मतलब साधारण बहुमत से पारित करना, तो साधारण बहुमत से तो पहले ही वो पारित हो चुका है, दोबारा पारित एक फॉर्मेलिटी ही है। अपन ये मान सकते हैं कि राष्ट्रपति कुछ समय के लिए इस विधेयक को लागू होने से रोक सकता है जब तक कि संसद पुनर्विचार करके भेजे। तो एक तरह से कुछ समय के लिए ये इसको अटका सकता है, निलंबित कर सकता है, इसको टाइम खींच सकता है, बस इतना सा ही इसकी संभावना है। इसके अलावा जिसको लोकसभा राज्यसभा ने पहले ही पारित कर दिया है तो पुनः साधारण बहुमत से पारित करने में उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है कि पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्तियाँ राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर है। दोनों ही बातें यहाँ पर हो सकती हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पे भी पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई विधेयक है जो गैर सरकारी विधेयक है, गैर सरकारी विधेयक है, लोकसभा राज्यसभा ने पारित किया, राष्ट्रपति के पास आया, तो राष्ट्रपति को सरकार या मंत्रिपरिषद जो है इसे स्वीकार भी करने की सलाह दे सकती है, अस्वीकार करने के लिए भी कह सकती है, और तीसरी बात ये क्या कह सकती है, इसको पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए भी कह सकती है। मंत्रिपरिषद को ऐसा लगता है कि ये उचित है पर इसमें कुछ प्रावधानों में गड़बड़ है, इन पे पुनर्विचार होना चाहिए, तो पुनर्विचार के लिए यहाँ पर उसे लौटा भी सकती है। ऐसी स्थिति में यानी ये मंत्रिपरिषद की सलाह पे भी डिपेंड करता है। और अगर सरकारी विधेयक है तो सरकारी विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा जो है जब ये आता है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से उसको लगता है कि किसी प्रावधान पे कोई दिक्कत है तो जनरली वो उसको पुनर्विचार के लिए लोकसभा राज्यसभा में विचार करने के लिए अपने पास से ही भेज सकता है। वैसे तो सामान्यतः होता ये है कि जो सरकार होती है वो सरकार उसे पारित करने की इजाज़त देती है, सलाह देती है, लेकिन सरकार की सलाह से पहले ही राष्ट्रपति अगर उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा देता है स्वविवेक के आधार पर, उसको डाउट लगता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। यहाँ मंत्रिपरिषद की सलाह भी संभावित होती है, और यहाँ पर कौन सी सलाह दोस्तों, यहाँ पर खुद का स्वविवेक भी लागू होता है। तो भारत के संबंध में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो भारत के संबंध में राष्ट्रपति के पास अत्यंतिक वीटो पावर के साथ साथ निलंबनकारी वीटो पावर भी पाई जाती है। और निलंबनकारी वीटो के संबंध में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि निलंबनकारी सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग 1991 में सबसे पहले 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इसका प्रयोग किया। डॉक्टर आर वेंकटरमन जो हैं इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था सांसद सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पेंशन संशोधन विधेयक के संबंध में। सांसदों के वेतन भत्ते, सांसद वेतन भत्ते संशोधन अधिनियम के संदर्भ में, यानी सांसदों के जो वेतन भत्ते और सुविधाएं जो बढ़ाई जा रही थी उसके संबंध में इस वीटो का प्रयोग सबसे पहले आर वेंकटरमन साहब ने किया था। उसके बाद में दूसरा जो किया था 1997 में किया था। 1997 में डॉक्टर के आर नारायणन
KR नारायणन जब तत्कालीन राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इसका प्रयोग किया था। इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार में, यूपी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की गई थी। यूपी और बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी प्रावधान किया गया था। तो ऐसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था किसने? राष्ट्रपति KR नारायणन ने। एक्चुअल में क्या था कि यूपी और बिहार में बिना फ्लोर टेस्ट करवाए और वहाँ पर सरकार जब स्थिर अवस्था में थी, उस स्थिति में वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केंद्र सरकार ने की थी, विधेयक लेके आई थी अध्यादेश के माध्यम से। उस अध्यादेश को जब पारित करवाने का मुद्दा आया तो संसद के दोनों सदनों से पारित करवा के जब राष्ट्रपति के पास में आया तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया था। इसके अलावा एक और स्थिति आती है 97 के बाद में, जो आती है वो 2006 में। 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने, डॉक्टर APJ कलाम, डॉक्टर APJ कलाम साहब ने भी इसका प्रयोग किया था वीटो पावर का। और ये सांसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक, सांसद अयोग्यता निवारण संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इसका प्रयोग किया था। यानी ये 3 प्रकार के वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर जो हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त हुई हैं। अब तक 3 बार हमारे देश के राष्ट्रपतियों ने 1991 में KR वेंकटरमन द्वारा, 1997 में KR नारायणन द्वारा और 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये शक्तियों का, निलंबनकारी वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग किया गया था। हमारे देश में निलंबनकारी वीटो पावर मौजूद है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संबंध में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि वो अतः इन दोनों के मामले में निलंबनकारी वीटो पावर राष्ट्रपति के पास प्राप्त नहीं है। निलंबनकारी वीटो पावर संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संबंध में नहीं है। ये पावर निलंबनकारी वीटो संबंधी राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति की पावर जो है इन दोनों विधेयकों के संबंध में नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही विधेयक जो हैं ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही ये सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः मैंने आपको एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि मैंने आपको 2 शब्द बोले संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संबंध में। तो धन विधेयक जो है संविधान संशोधन नहीं, इसमें केवल धन विधेयक का आपको ध्यान में रखना है कि धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है। सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होने के कारण ही यहाँ जो धन विधेयक है उसके संबंध में वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो पावर राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती है। राज्यों का कोई विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है राष्ट्रपति, जो आरक्षित किया था राज्यपाल ने। लेकिन अगर वो धन विधेयक है तो उसके संबंध में भी राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए लौटाने की पावर नहीं होती है, या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। निलंबनकारी वीटो की पावर उसके पास नहीं होती है धन विधेयक के संबंध में, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसी तरीके से राज्यों के अंदर जो राज्यपाल द्वारा धन विधेयक को पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट है जेबी वीटो। जेबी वीटो क्या होता है? जेबी वीटो का मतलब हुआ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पीछे बात करी थी हमने कि वो निर्णय नहीं लेता है।
अगर विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर निर्णय नहीं लेता है, लंबे समय तक निर्णय नहीं लेता है, ना तो उसे स्वीकार करता ना अस्वीकार करता है, बल्कि उसकी निर्णय पेंडिंग रहता है। निर्णय का पेंडिंग रहना ही क्या कहलाता है, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहलाता है। दोस्तों ये पॉकेट वीटो भी अमेरिकी कल्चर से आया, अमेरिका से हमारे यहाँ आया है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में हमारा पॉकेट वीटो ज़्यादा पावरफुल है। हमारे राष्ट्रपति के पास में अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में पॉकेट वीटो पावर ज़्यादा मजबूत है। कैसे है दोस्तों, इस चीज़ को हम इस बात से समझेंगे कि हमारे यहाँ जो इंडिया के अंदर, पहले इंडिया के पॉकेट वीटो से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं किसी अमेरिका के पॉकेट वीटो की। तो अमेरिका का जो पॉकेट वीटो होता है उसमें क्या सिस्टम होता है दोस्तों, उसमें सिस्टम होता है कि जैसे वहाँ की संसद को हम कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका यूएसए की बात कर रहे हैं हम लोग, यूएसए में वहाँ की कांग्रेस संसद को हम कांग्रेस कहते हैं। वहाँ की जो उच्च सदन होता है उसको सीनेट बोलते हैं, और जो निम्न सदन होता है उसको प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो साइन करने वाली अथॉरिटी कौन है, राष्ट्रपति है। माना कि सीनेट ने कोई विधेयक पेश किया, पास कर दिया, प्रतिनिधि सभा में पास हुआ, फिर उसके पास में राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति के पास में उसको फैसला लेने के लिए 10 दिन का टाइम होता है, 10 दिन की अवधि होती है, एक निश्चित अवधि होती है 10 दिन। जिस डेट को वो राष्ट्रपति को आया है उस डेट से लेकर के 10 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति को उस पर फैसला लेना है, स्वीकार करे अस्वीकार करे या पुनर्विचार के लिए लौटा दे, जो भी उसे फैसला लेना है वो 10 दिन के अंदर लेना है। अब वहाँ अमेरिका के संविधान में 10 दिन की बाउंडेशन दे रखी है। तो माना कि एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि सीनेट ने पारित कर दिया, प्रतिनिधि सभा, ये उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है, ये निम्न सदन होता है जो विघटनशील होता है, जैसे हमारे लोकसभा होती है ऐसे ये प्रतिनिधि सभा होती है, विघटनशील होता है, और यहाँ पर राष्ट्रपति। तो माना कि दोनों सदनों ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति को 10 दिन में फैसला लेना है। राष्ट्रपति ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है, लेकिन जैसे ही फैसला नहीं लिया, 10 दिन पूरा होने से पहले ही और राष्ट्रपति के फैसला लेने से पहले ही प्रतिनिधि सभा ये डिजॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है। ये प्रतिनिधि सभा विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, इसका कार्यकाल समाप्त हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही प्रतिनिधि सभा डिजॉल्व होगी, राष्ट्रपति पद से 10 दिन में फैसले लेने की बाउंडेशन भी समाप्त हो जाती है, 10 दिन वाली बाउंडेशन खत्म हो जाती है। 10 दिन के बजाय अब ये असीमित समय तक फैसला ले सकता है, जब इसका मन होगा तब तक वो फैसला ले सकता है। तो राष्ट्रपति लंबे समय तक अनिश्चित काल के लिए उस पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाता है और वो लंबे समय तक राष्ट्रपति के पास पड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की पावर परिस्थितिजन्य रूप में आ सकती है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में जो पॉकेट वीटो की पावर आती है वो परिस्थितिजन्य होती है। कैसी होती है? परिस्थितिजन्य होती है, परिस्थिति सापेक्ष होती है। यानी 10 दिन के अंदर अगर प्रतिनिधि सभा भंग हो जाती है और राष्ट्रपति ने उस टाइम तक डिसीजन नहीं लिया है, तब जाकर के राष्ट्रपति उसे कितने ही समय तक खींच सकता है, 10 दिन की बाउंडेशन उसकी समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भारत के संबंध में अगर मैं बात करूँ, हमारे इंडिया के संबंध में बात करूँ, तो हमारे इंडिया के संबंध में लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास चला गया, तो हमारे राष्ट्रपति के पास में लोकसभा के भंग होने वाली इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। पहली बात तो हमारे पास 10 दिन वाली बाउंडेशन राष्ट्रपति के पास पहले से ही नहीं है। हमारे संविधान केवल इतना सा कहता है, आर्टिकल 111 ये कहता है कि संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर शीघ्र अतिशीघ्र फैसला लेगा। तो शीघ्र अतिशीघ्र फैसला लेने में कोई डे का, टाइम का बाउंडेशन नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई विधेयक आता है और विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या ले सकता है? निर्णय नहीं लेने का भी निर्णय ले सकता है। मतलब 10 दिन वाली बाउंडेशन नहीं है, अतः वो उसको लंबे समय तक टेबल पे पटके रख सकता है
और वो ऐसा डिसीजन स्वविवेक से भी ले सकता है, स्वविवेक से भी ऐसा डिसीजन ले सकता है। ऐसा एग्जाम्पल जो भारत में पॉकेट वीटो का प्रयोग जो किया सबसे पहले एक ही बार हुआ है आज तक, और वो हुआ है राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1986 में। 1986 में डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में 1986 में डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में डाक संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति ने ऐसा किया है। भारत के राष्ट्रपति ने एक बार किया, ज्ञानी जैल सिंह साहब ने। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा यहाँ छुपा हुआ था, धार्मिक पक्षपात का कोई इसमें प्रावधान थे, तो इस वजह से भी ये डाक संशोधन विधेयक को जो राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति ने ना उसे स्वीकार किया ना अस्वीकार किया, बल्कि उस पर निर्णय ही नहीं लिया और उसको लंबे समय तक पटके रखा। मंत्रिपरिषद से भी सलाह नहीं ली और उसको लंबे समय तक निर्णय लेने से रोक दिया। यानी यहाँ हमारे राष्ट्रपति को यहाँ स्वविवेक से, परिस्थितिजन्य स्थिति में स्वविवेक से अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल वो कर सकता है, और वो पड़ा रहा। फिर उसके बाद 1989 में जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी बदल गए थे, और ज्ञानी जैल सिंह बदलने के बाद राजीव गांधी की सरकार भी बदल करके संयुक्त मोर्चा की सरकार, बीपी सिंह की सरकार आ गई और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के स्थान पर आर वेंकटरमन साहब जो हैं वो राष्ट्रपति बन गए। तो राष्ट्रपति आर वेंकटरमन साहब ने जैसी सरकार बदली तो बीपी सिंह सरकार को पूछा कि इस विधेयक का क्या किया जाए, इस विधेयक को सरकार की क्या राय है। तो सरकार ने उस विधेयक को वापस ले लिया। सरकार ने कहा, नई सरकार ने, जो नई मंत्रिपरिषद गठित हुई थी, एक्चुअल में राजीव गांधी के टाइम पे ये विपक्ष में हुआ करते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह वगैरह, तो ये इन लोगों ने ही इसका विरोध किया था। और राष्ट्रपति ने जैसे ही सरकार बदली तुरंत राष्ट्रपति ने उस पर सलाह मांगी, पूछा, मंत्रिपरिषद से पूछा कि इस पर क्या किया जाए। मंत्रिपरिषद ने उस विधेयक को वापस ले लिया और उसे रद्द कर दिया। इस तरह से ये डाक संशोधन विधेयक की कहानी हुई थी। पॉकेट वीटो हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की जहां पॉकेट वीटो पावर जो है परिस्थितिजन्य है, वहीं भारत के राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो पावर जो है क्या है, परिस्थितिजन्य नहीं है। यहाँ पर वो 10 दिन की समय सीमा नहीं है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में पॉकेट वीटो के मामले में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है दोस्तों। और पॉकेट वीटो के मामले में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति है, ये ज़्यादा पावरों का यूज करता है, ज़्यादा शक्तियाँ उसको प्राप्त है। मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये पॉकेट वीटो पावर कहलाती है, ये बिल रह जाता है। इसी तरह हम लोग अंतिम रूप से अगर बात करें तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो पावर और जेबी वीटो पावर, ये 3 प्रकार की वीटो पावर है। विशेषीकृत वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति के पास में प्राप्त नहीं है। हमारे राष्ट्रपति को ये वीटो पावर प्राप्त नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। जेबी वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में ज़्यादा प्राप्त है। यहाँ पर एक और बात मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि आर्टिकल 111 में जो विधेयक को अनुमति देने संबंधी प्रावधान है, उन्हीं में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये बातें परंपरा के रूप में विकसित हुई हैं। ये वीटो पावर परंपरा के रूप में विकसित हुई हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट है इन वीटो पावर्स का इस्तेमाल नहीं है, इस तरह से शब्दों का प्रयोग नहीं है। वीटो शब्द एक यूनानी शब्द है, वीटो का मतलब होता है रोकना। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों आज के लेक्चर में इम्पोर्टेंट बात यानी विधायी शक्तियों के संबंध में, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जिसमें वीटो पावर की बात मुझे करनी थी, वो वीटो पावर की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित जो एग्जाम्पल थे वो भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, उस संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। राष्ट्रपति जो है वीटो पावर्स का इस्तेमाल संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं कर सकता, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा
एक संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके यह प्रोविजन डाल दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है उसके संबंध में राष्ट्रपति वीटो पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। दोस्तों एक फैक्ट यहाँ पर यह भी था 24वें संविधान संशोधन का इसलिए महत्व है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में वो वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये प्रोविजन 24वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। दोस्तों इसके अलावा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का जो सत्र शुरू होता है, प्रतिवर्ष जो पहला सत्र होता है उस पहले सत्र को आहूत करता है और उसको संबोधित करता है। लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव होने के पश्चात जब लोकसभा की बैठक होती है, संसद का सत्र पहला सत्र शुरू होता है तो उस पहले सत्र को संबोधित करता है, उसमें अभिभाषण देता है। प्रतिवर्ष जो संसद का पहला अधिवेशन होता है उसको भी वो संबोधित करता है। इसके अलावा संसद का सत्र बुलाने को, सत्र का समापन करने को, अधिसूचनाएं जो जारी करता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वो भी सारी बातें राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 87 में की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण भी कर सकता है, यानी बीच में भी कभी भी संसद के किसी विशेष सत्र को बुलाना है तो बुला सकता है। उसमें संसद के किसी एक सदन में या एक से ज़्यादा सदन, दोनों सदनों में भी सामूहिक रूप से संयुक्त सदन को संबोधित कर सकता है, उसको अभिभाषण कर सकता है। इतना ही नहीं, आर्टिकल 86 के तहत वो संसद में कोई विधेयक अगर पेंडिंग है, संसद में चर्चा में चल रहा है कोई विधेयक, तो उसके संबंध में कोई सूचना भिजवा सकता है, सूचना मांग सकता है। तो ये भी आर्टिकल 86 की पावर है, किसकी है? राष्ट्रपति की। अगर किसी सामान्य संशोधन विधेयक है, सामान्य विधेयक पर लोकसभा या राज्यसभा में चर्चा हो रही है, सामान्य विधेयक पर लोकसभा या राज्यसभा में चर्चा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी सामान्य विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो रही है और दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोस्तों संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है तो आपको पता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा का हमेशा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा का स्पीकर उस समय पद पर नहीं है तो लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर या उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्षता करेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता। ध्यान रखना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति यानी सभापति नहीं करता है, अध्यक्षता कभी भी नहीं करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या उपसभापति में से कोई एक व्यक्ति, जैसी भी परिस्थिति है उसके अनुसार ये करते हैं। इट इज क्लियर दोस्तों। ये इसके अलावा जो बहुत से विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं, जैसे नए राज्यों का हम बात करें जैसे कौन कौन से हैं जो पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। जैसे धन विधेयक आर्टिकल 110 के तहत किसी राज्य का निर्माण करना है, वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करना है, आर्टिकल 3 के तहत ऐसे विधेयक। भूमि अधिग्रहण संबंधी कोई विधेयक है, ऐसा कोई विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय को बाधित करता हो, या कोई कर लगाने संबंधी विधेयक हो, या व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला कोई विधेयक हो, ऐसे विधेयक अगर लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी पेश किए जाते हैं तो ऐसे विधेयकों को पेश करने से पहले, इन पे चर्चा करने से पहले क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कौन कौन से विधेयक बताए दोस्तों मैंने आपको? एक तो धन विधेयक के अलावा ऐसा विधेयक जो संचित निधि पर कोई व्यय बाधित करता हो और वो धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आता हो। तीसरी बात इसमें मैंने आपको ये बताई थी दोस्तों कि किसी नए राज्य का आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य का गठन किया जा रहा है या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है, वो भी इसके अंतर्गत पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की लेनी पड़ती है। इसके साथ किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है तो ऐसा कोई विधेयक संसद में पेश किया जा रहा है तो उसके संबंध में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है।
और सबसे बड़ी बात, एक और बात दोस्तों, कि व्यापार करने संबंधी जो स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी व्यापार करने संबंधी स्वतंत्रता को सीमित करने वाला कोई राज्य का विधेयक है आर्टिकल 304 के तहत, तो वैसा विधेयक भी पेश करने से पहले, उसको सेंट्रल में मंजूरी देने से पहले, संसद द्वारा मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कोई टैक्स लगाने संबंधी विधेयक है जिससे कि किसी राज्य के हित प्रभावित होते हों, आर्टिकल 274 के तहत, ऐसे मामले भी क्या किए जाएंगे दोस्तों, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको बताई कि सारी की सारी जो है विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में और भी कई बातें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगर मैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करूं दोस्तों, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 123 में है, 123 में इसका उल्लेख दे रखा है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। पहली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो मैं ये कर दूं दोस्तों आपके लिए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की कोई स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, हमारे संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख नहीं है। हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति स्वविवेकीय शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो परिस्थिति जन्य स्थितियों में ही करता है। जब जब परिस्थिति उत्पन्न होती है तभी उसको स्वविवेकीय शक्तियों का इस्तेमाल करने की पॉसिबिलिटी, संभावनाएं निकल के आती है, अन्यथा स्वविवेकीय शक्तियां वो सामान्यतया प्रयोग में नहीं ले सकता। तो ये ध्यान रखना कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। ये कब कब जारी किया जा सकता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता तो मैं बता दूं अध्यादेश जारी करने के संबंध में कि संसद का सत्र अधिवेशन में नहीं हो, संसद का सत्र अधिवेशन में नहीं हो। संसद का सत्र अधिवेशन में नहीं है और देश में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, उस समय शासन व्यवस्था से संबंधित ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो गई है जिसमें कोई कानून सरकार को अर्जेंट बनाना है, तुरंत बनाना है, जिसके लिए सरकार जो है संसद के सत्र के आहूत होने की अधिसूचना जारी करने, फिर संसद के सत्र को आहूत करना और फिर बिल पेश करना, पास करके और फिर उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाने तक की, पास करने की प्रक्रिया से गुजर के राष्ट्रपति से साइन करवाने की प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए जो लगने वाला टाइम है, उस टाइम को भी, उतना टाइम भी सरकार के पास नहीं हो। शासन को चलाने के संबंध में उतना टाइम भी सरकार नहीं लेना चाहती, तुरंत प्रभाव से कोई कानून बना करके और उसे देश में लागू करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में जब संसद का सत्र अधिवेशन में नहीं हो और आवश्यक परिस्थितियां, या हम कहें कि परिस्थितियां इतनी आवश्यक हो कि कोई कानून तुरंत लागू करना है, ऐसा सरकार को लगे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो आवश्यक परिस्थितियां मौजूद होने पर, आवश्यक परिस्थितियां मौजूद होने पर मतलब राष्ट्रपति जो है, आवश्यक परिस्थितियां मतलब ऐसी परिस्थितियां जिनके लिए वो कानून बनाना अपरिहार्य हो, ऐसा सरकार को लगता है, तब ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी करके वो लागू कर सकती है। तीसरी बात ये है दोस्तों कि अध्यादेश जो जारी किया जाता है जनरली 6 माह के लिए किया जाता है, 6 माह या 6 माह के लिए किया जाता है, या फिर 6 माह, अधिकतम 6 माह के लिए किया जाता है, या फिर संसद का सत्र, संसद सत्र शुरू होने के, संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह, 1.5 महीना, मतलब 6 सप्ताह का मतलब 1.5 माह, 6 सप्ताह के अंतर्गत उसे स्वीकृति, संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है, संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। 6 माह तक ये लागू हो सकता है। एक्चुअली 6 माह का टाइम क्यों रखा? 6 माह का टाइम इसलिए रखा दोस्तों
क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का टाइम गैप नहीं हो सकता। तो इसलिए 6 माह का टाइम, यानी कि एक अध्यादेश लागू होता है तो अधिकतम 6 माह तक वो लागू हो सकता है। लेकिन बशर्ते अगर 6 माह से पहले ही संसद का सत्र शुरू हो जाता है तो संसद का सत्र शुरू होने की तिथि से जो 1.5 सप्ताह है, या हम कहें 6 सप्ताह है या 1.5 महीना है, उस 1.5 महीने के अंदर अंदर उसे संसद से स्वीकृति लेनी होगी। अब बात आती है दोस्तों कि संसद का सत्र शुरू कब से माना कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का सत्र जो है माना कि शुरुआत हो गई 5 दिन पहले या 10 दिन पहले, और 10 दिन बाद में राज्यसभा की शुरुआत होती है। तो ध्यान रखना 1.5 महीने का जो टाइम गिना जाता है वो बाद वाले सदन की डेट से माना जाता है। जिसका शुरुआत बाद में हुई है, लेट हुई है, उसकी तारीख से 1.5 महीना काउंट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 1.5 महीने के अंदर अंदर उसे स्वीकृति दोनों सदनों से लेनी होगी। अगर नहीं ले पाते हैं तो वो 1.5 महीने के पश्चात अपने आप ही निरस्त हो जाएगा और वो कानून जो अध्यादेश है वो अपने आप फेल हो जाएगा। और अगर इससे पहले ही संसद के किसी सदन में वो पारित हो जाता, कोई सदन उसे पारित नहीं करता है, तो भी वो 1.5 महीने से पहले भी निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। संसद की स्वीकृति के लिए 1.5 महीने का टाइम जरूरी है। 1.5 महीने से पहले ही संसद अगर उसे अस्वीकार कर देती है तो फिर वो लागू नहीं होगा। एक परिस्थितिजन्य स्थिति बताते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अध्यादेश कितने समय तक लागू हो सकता है, तो अधिकतम 6 माह तक वो लागू हो सकता है। ये बात सही है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से संविधान भी कहता है। लेकिन परिस्थितिजन्य स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कई बार कि अधिकतम कितना हो सकता है कि 2 संसद के सदनों में 6 महीने का गैप, और 6 महीने के जस्ट जिस दिन 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं उसी डेट को अगर संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो उसी डेट के शुरू होने के बाद में अगर उस डेट से 1.5 महीने का टाइम और जोड़ लें तो 1.5 महीने तक और, यानी कि 6 महीने प्लस 1.5 महीने यानी 7.5 महीने तक ये अध्यादेश लागू हो सकता है। ऐसा कोई कंडीशनल स्थिति हो जाए तब एक पॉसिबिलिटी बनती है, अन्यथा ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारा संविधान 6 महीने की ही इजाज़त इसके लिए देता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात भी, अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियाँ भी आपको समझ में आ गई होगी। अध्यादेश जो जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, ना कि स्वयं की इच्छा से या स्वयं की स्वविवेकीय शक्तियों के आधार पर ऐसा नहीं किया जाता। इसके अलावा एक और शक्ति जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है वो होती है दोस्तों राष्ट्रपति के जो राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक के संदर्भ में आर्टिकल 200। और आपको पता है कि राज्यपाल, किसी राज्य की विधानसभा ने कोई विधेयक पारित किया, उसमें कुछ मुद्दे हैं, जैसे अपन बात करें कि जिससे उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को प्रभाव पड़ता हो, केंद्र राज्य संबंधों का मुद्दा हो, कोई संवैधानिक प्रश्न छुपा हुआ हो, जिसमें केंद्र की और राज्य की शक्तियों का विवाद संबंधी मामला हो, 2 राज्यों के बीच का मैटर कोई छुपा हुआ हो, ऐसा कोई व्यवस्था, ऐसे कोई मुद्दे हों जो कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को प्रभावित करते हों, देश की इंटीग्रिटी को प्रभावित करते हों, ऐसे कोई मुद्दे अगर किसी राज्य के विधानसभा के विधेयक में मौजूद हैं और उनको पारित करके विधानसभा किसके पास भेजती है, राज्यपाल को भेजती है, तो राज्यपाल जो है उसे आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है और आर्टिकल 201 के तहत उसे राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है। जब राष्ट्रपति के पास में ऐसा विधेयक आता है, राष्ट्रपति के पास 201 के तहत कोई ऐसा राज्यों का कोई विधेयक आता है, तो इसके संबंध में राष्ट्रपति के पास देखो क्या क्या पावर हैं। राष्ट्रपति पहली बात तो उसे स्वीकृति दे सकता है, दूसरी बात उसे अस्वीकार कर सकता है, यानी स्वीकृति रोक सकता है, जो एब्सोल्यूट वीटो की बात बताई थी मैंने। तीसरी बात, राष्ट्रपति जो है अगर
वो धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, स्वीकृत दे सकता है, स्वीकार कर सकता है। अगर वो धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और पुनर्विचार के लिए आप ध्यान रखना, जब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को भेज दिया, राज्यपाल, और राज्यपाल उसको विधानसभा या विधानमंडल के सामने भेजेगा, राज्य के विधानमंडल के समक्ष भेजता है, तो राज्य के विधानमंडल के समक्ष पुनर्विचार होता है। फिर पुनर्विचार के बाद फिर उस पर राष्ट्रपति ही निर्णय लेगा, राज्यपाल निर्णय नहीं लेगा। वो राज्यपाल के माध्यम से होता हुआ वापस राष्ट्रपति के पास जाता है। तब राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति पुनर्विचार किए हुए विधेयक को भी मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि संसद द्वारा पुनर्विचार करके कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उसे मंजूरी देने के लिए, उसे स्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। जबकि विधानमंडल के द्वारा पुनर्विचार होकर के कोई विधेयक वापस राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ ध्यान रखना कि धन विधेयक, राज्यों से संबंधित जो धन विधेयक होता है, उस धन विधेयक को राष्ट्रपति या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। ये 3 तरह की बातें, स्वीकार, अस्वीकार या पुनर्विचार के लिए लौटा देना। और पुनर्विचार के बाद में वापस आता है तो उसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। दोनों ही पावर, स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। ये दोनों ही पावर राष्ट्रपति के पास मौजूद होती हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति राज्यों के विधेयकों के संबंध में ये पावर्स का इस्तेमाल करता है। इतनी सारी ये पावर जो है राष्ट्रपति के पास मौजूद होती हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता रहा था कि राष्ट्रपति जो है कौन कौन सी विधायी शक्ति अपने पास में रखता है। ये सारी की सारी विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति संसद के समक्ष विभिन्न आयोगों और संस्थाओं के प्रतिवेदनों को प्रतिवर्ष रखवाता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, तो संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देती है, उस प्रतिवेदन को वो संसद के समक्ष रखवाता है। इसी तरह से CAG है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी अपने प्रतिवर्ष जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट है उसको राष्ट्रपति को देकर के संसद के समक्ष राष्ट्रपति के द्वारा उसे रखवाया जाता है। वित्त आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसको भी संसद के समक्ष रखवाया जाता है। इसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग वगैरह, इनकी जो रिपोर्टें आती हैं, या पिछड़ा वर्ग आयोग वगैरह की, या चुनाव आयोग की जो रिपोर्टें आती हैं, इन सब रिपोर्टों को राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के समक्ष रखवाया जाता है, उन पर चर्चा की जाती है। इस प्रकार हमारे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ काफ़ी व्यापक हैं, काफ़ी व्यापक रूप से राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। लेकिन इन सब का अगर निचोड़ निकालूं तो हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति जन्य स्थितियों को छोड़ कर के अधिकांश राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही यूज में आती हैं, प्रयोग में ली जाती हैं। राष्ट्रपति जनरली इन शक्तियों का उपयोग स्वेच्छा से या स्वविवेक से जनरली नहीं करता है। सारी की सारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह पे की जाती है, कुछ परिस्थिति जन्य स्थितियों को छोड़ करके। और JB वीटो जैसी पावर में ज़रूर थोड़ी सी स्वविवेक की स्थितियाँ पैदा होती है, अन्यथा नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे आपको जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात है, वीटो पावर्स की बात है, ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, अध्यादेश के बारे में जो बातें हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से हम वापस मिलेंगे और कार्यकारी और वित्तीय और न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।